सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में पिंकू जी आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। हम मास्टर पिंकू जी के पास पहुंच चुके हैं और ऐसे में चुनावी दौर लगातार जारी है और हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में एक ही आवाज़ है कि गांव का सरपंच कैसा हो। तो भागम भाग दौड़म दौड़ अभी गांव के अंदर जी चल रही है। तो गांव के ग्रामीण होने के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके अनुसार गांव का सरपंच कैसा हो। सुमित भाई, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आपने जैसा नाम रखा है वैसा आप काम कर रहे हो। सत्य ग्राउंड रिपोर्ट को बार बार धन्यवाद। और बात रही गांव के चुनाव की, तो आज लगभग गांव के अंदर शेड्यूल कास्ट से बहुत कैंडिडेट आए हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक को ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए जो कैंडिडेट रिलायबल हो सबसे पहले तो, और सेंसिबल होने के साथ साथ वो लिटरेट भी होना ज़रूरी है। और जो सबसे अहम एबिलिटी एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए वो कनेक्टेड टू सोसाइटी, समाज से जुड़ा हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। और ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो एक गांव के भरोसे पर, गांव के विकास के मुद्दे पर मतलब वो गांव का भरोसा जीत सके। हम ऐसे प्रत्याशी का चयन कर लेते हैं जो विकास के आधार पर वोट तो ले लेते हैं मगर वो विकास गांव में करवा नहीं पाते। तो इसके बारे में मैं सत्य ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ से एक ग्रामीण होने के नाते इस चैनल के माध्यम से पब्लिक को, ग्रामीणों को यही मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो समय है चुनाव का, इसमें हमने सब ने मिलकर एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए ताकि हमने वो समस्या बाद में ना आए। अब हम एक बढ़िया सेंसिबल, बढ़िया लिटरेट और बढ़िया एबिलिटी का कैंडिडेट का अगर हम चुनाव करेंगे तो आगे ये समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात कही मास्टर जी ने, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। जब वो खेत ही चुगा जा चुका है, जब वोट डल चुके हैं, उसके बाद में कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सर? बिल्कुल, उसके बाद में कोई फायदा नहीं। इसका अभी फायदा करना वो ग्रामीणों की देख रेख में चुनाव होना है और ग्रामीणों का ये फर्ज बनता है कि एक भरोसेमंद और बढ़िया कैंडिडेट का हम चुनाव करें ताकि वो गांव के विकास को पंख लगा सके। तो अभी पंच का जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 11 पंच सर्व समिति से गांव गोरखपुर में बनाए जा चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर जो 10 नंबर वार्ड है हमारा खाली है, बाकी जो पंच है उनमें भी आपस में उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो उन पे सर्व सम्मति नहीं हो पाई। उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, ये तो डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक चुनाव होता है। जहां सहमति हो गई वहां सर्वसम्मति हो गई, चलो उस वार्ड को एक सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलेगा। और जहां चुनाव हो रहे हैं वो भी एक भाईचारे के हिसाब से बढ़िया चुनाव होंगे। और ब्लॉक समिति भी जैसे फाइट कर रहे हैं आपस में उम्मीदवार अच्छे तरीके से, तो ब्लॉक समिति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि वहां भी क्या सर्वसम्मति हो सकती थी? ब्लॉक समिति में मैंने भी ये कोशिश की थी ग्रामीण होने के नाते कि 1 से 7, 8 से 13 में मैंने कोशिश की थी कि वो सर्वसम्मति हो, परंतु वो किसी कारणवश एक दूसरे का विश्वास ना जीतने के कारण वो सर्वसम्मति कैंसिल हो गई। तो क्या अब की बार विकास के आधार पर वोट होगा या फिर परिवारवाद की जो नीतियां पीछे से चली आ रही है या फिर उसके आधार पर? ये सुमित, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे से किया है और मैं इस क्वेश्चन पे ग्रामीण होने के नाते मैं ग्रामीणों को ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान कोई फैमिलिज्म, कोई कास्टिज्म, स्त्रियों की भावनाएं न होने हो और वो एक बढ़िया कैंडिडेट का चुनाव हो ताकि वो परिवारवाद और ये जातिवाद का भेदभाव को छोड़कर। तो गांव में जैसे अनेक समस्याएं पीछे रही, आपने भी देखी होगी, और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो पूरा गांव हमारा जलमग्न रहा था पिछले साल, तो पानी की निकासी गांव में नहीं हो पाई, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? तो ये एक बहुत ही, मैं इसको भारी समस्या नहीं मान रहा, मैं एक रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ ग्रामीणों को। अगर ग्रामीणों के अंदर एक क्लास हो,
एकता का भाव अगर ग्रामीणों में नजर आए तो ये बिल्कुल छोटी सी समस्या है पानी निकासी की। अगर गांव की एकता का सूत्र हो और एक बढ़िया कमेटी का गठन हो और उसमें हम सरकार से मदद लें, NPCIL बोर्ड से मदद लें और एक बढ़िया प्लान तैयार करके पानी की निकासी आसानी से हो सकती है, ताकि गांव बीमारियों से भी बचे, पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित भी ना हो। तो जैसे नशे का प्रकोप बड़ी तेज गति से अपनी जड़ें जमा रहा है गांव गोरखपुर में, उसको लेकर आपके क्या विचार कि कैसे नशे को रोका जा सकता है? ये सुमित भाई आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे से किया और मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा बताना भी चाहता था पहले भी। ये एक को गंभीर समस्या नहीं है, ये गंभीर बना रखी है। इसमें जब हम नशे पर बात करते हैं तो सबसे पहले एक माँ बाप का बच्चे के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि वो बच्चे को पहली पंक्ति में बैठने के लायक बनाए। अगर बच्चा पढ़े लिखेगा, पहली पंक्ति में बैठने योग्य होगा, तो वो नशे की गिरफ्त में नहीं आएगा। वो एक संस्कारों को भूलकर और एक अच्छी पढ़ाई ना होने के नाते मतलब ये नशे का प्रकोप ज़्यादा है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई ये ख़त्म नहीं होगा। नशा आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो सकता है अगर हम 100% अपने बच्चों को पहली पंक्ति में बैठने के लायक बनाएं। तो मास्टर जी ने बहुत बढ़िया बात की है। यदि पहली पंक्ति में बैठने के लायक हुआ तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इन चीज़ों का पतन हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे शिक्षा जगत की मैं बात करूं, वो भी ग्राफ धीरे धीरे नीचे स्तर पर आ रहा है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं वो एक अच्छे स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं और सरकारी स्कूलों में ये सरकार की नाकामियाँ होती है कि वो पूरे टीचर स्कूल को देते नहीं। और कुछ अपने एक गांव के अंदर जो बुजुर्ग पहले स्कूलों में जाते थे, बच्चों को भी संभालते थे, वो टीचरों के ऊपर भी एक प्रभाव डालते थे। तो अब वो भावना नहीं रही। उसमें हमने खुद ने भी ये कदम उठाना चाहिए कि एक अच्छी शिक्षा के लिए हमने भी स्कूलों का निरीक्षण बार बार करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम बार बार स्कूलों का निरीक्षण करते रहे, ग्रामीण होने के नाते। ग्रामीण होने। तो खेल जगत के बारे में आपकी क्या विचार है? खेल जगत के बारे में? खेल जगत के बारे में अच्छी बात है, कुछ युवाओं में रुझान है और अगर बच्चों में खेलों का रुझान ज़्यादा होगा तो नशा उतना ही ऑटोमेटिक कम होगा या धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो जाएगा। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, फिटनेस बढ़िया रहेगी, बीमारियों से वो दूर रहेंगे। तो खेलों में बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बढ़ते हुए अवैध कब्जों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। बढ़ते हुए अवैध कब्जों को लेकर आपके क्या विचार है? ये एक गंभीर समस्या है। जो अवैध कब्जे हैं उनमें ग्रामीणों को एकता के सूत्र में बनकर सरकार की मदद से उन अवैध कब्जों को हटवाया जाना चाहिए। क्योंकि आज एक ने कब्जा कर लिया, तड़के दूसरे ने कर लिया, ये धीरे धीरे जो जमीनें हैं वो कब्जे के अंदर चली जाएगी और ये आने वाला गंभीर रूप धारण कर लेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव के अंदर एक बढ़िया कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी के माध्यम से प्रशासन द्वारा इन अवैध कब्जों को हटवाया जाए। तो मास्टर जी ने बताया कि अवैध कब्जों को पूर्ण रूप से हटाया जाए ताकि जो जमीनें खाली रहेगी उन पर और विकास करवाया जा सके। तो अभी मैं ये इनसे ये पूछना चाहूँगा, खेलों के बारे में इन्होंने बताया, शिक्षा के बारे में बताया। अब ये बताइए, जिला पार्षद के भी 4 उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं, क्या अब की बार जिला पार्षद का भी कोई हमारे गांव में बनेगा? देखो, जिला पार्षद का मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ, बाकी वो तो कैंडिडेट बताएंगे अपने खुद के कि भाई हमारे कैसी पोजीशन है। ग्रामीण होने के नाते मैं अपने गांव का बताने में थोड़ी इच्छा रखता हूँ कि जिला पार्षद
गोरखपुर का लगभग बनना तय है, क्योंकि जो वोटों का बहुमत है वो गोरखपुर के पास ज़्यादा है और गोरखपुर के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा मदद मिल भी रही है। मैं किसी कैंडिडेट का पक्ष और विपक्ष नहीं करूँगा, चारों कैंडिडेट गोरखपुर के हैं और गोरखपुर ने ये देखना है कि वे हमने किस कैंडिडेट को ज़्यादा बहुमत देकर और अपने गांव के अंदर एक जिला पार्षद बनाना है। ये बहुत बड़ी बात कही मास्टर जी ने। ग्रामीण इस चीज का फैसला मतदान डालकर करेंगे। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा मास्टर जी से कि ये बताइए सर, जैसे पीछे अनेक घटनाएं घटी है जिन जिलों में इलेक्शन हुए थे, तो क्या गांव गोरखपुर में भी इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है? नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि अपने गांव के अंदर एक छवि रही है कि वे गोरखपुर नरम प्रवृत्ति का मतलब गांव है। यहाँ एजिटेशन अपना में एक दूसरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मतदान के तुरंत बाद वो एक दूसरे के आपस में भाईचारे के रूप में मिल भी लेते हैं। ऐसी कोई भावना नहीं होती कि वो एक दूसरे से द्वेष भावना रखे और वो को लड़ाई झगड़े पे उतारू हो। अब तक मैं जब तक मैंने मतलब सौदी आई है मेरे जीवन में, मैंने ऐसी कोई अप्रिय घटना गोरखपुर में नहीं देखी। गांव गोरखपुर एक बहुत बड़ा गांव है जिले का, तो क्या गांव गोरखपुर एक आदर्श गांव बन सकता है सर? आदर्श गांव बनना कोई बड़ी बात नहीं है और आदर्श गांव बनने के लिए अपने पास तो आदर्श गांव नहीं, आदर्श गांव से भी ऊपर। मैं एक बार NPCIL के HR मैनेजर के पास बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि आपके गांव को शहर में तब्दील कर दिया जाएगा अगर आपके गांव का सहयोग मिले तो मैं ये भी एक गांव के लिए कहना चाहता हूँ, आदर्श गांव और आदर्श गांव से भी ऊपर हो, उसमें हमने गांव वासियों ने NPCIL का सहयोग लेना चाहिए। NPCIL सहयोग करने के लिए तैयार है, यानी NPCIL सहयोग करने के लिए गांव को तैयार है और ज्यादा से ज्यादा। मुझे बताइए अब तक गांव में NPCIL द्वारा लगभग कितने कार्य हो चुके होंगे? NPCIL के सबसे पहला कार्य मेरी देखरेख में वाटर कूलर रखवाए गए थे, कन्या स्कूल में भी और बॉयज स्कूल में भी, और उसके बाद गौशाला में जो काम करवाए हैं NPCIL ने, बजट का तो मुझे कोई पता नहीं कितना बजट बना है, और बस स्टैंडों पे भी करवाए हैं, सार्वजनिक जगह पे भी करवाए हैं और पड़ोसी गांव में भी मतलब NPCIL ने बहुत काम करवाए हैं। बजट मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो कितना बजट है। तो गांव के प्रति मास्टर जी आपकी क्या सोच है, कैसा गांव हो? देखो, हर सुविधा गांव के अंदर हो। सबसे पहली प्राथमिकता मैं ये मानता हूँ कि एक 10, 15 या 25 बेड तक का हॉस्पिटल गोरखपुर गांव के अंदर बने और उस हॉस्पिटल को बनवाना NPCIL का काम है और ज़मीन देना अपने गांव गोरखपुर का काम है। पंचायत उसके लिए ज़मीन देगी और सरकार से उसकी अनुमति लेंगे तो NPCIL पैसा लगाने के लिए तैयार है और बेड, ये 25 बेड का हॉस्पिटल भी बन जाएगा। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने एजुकेशन के लिए, थोड़ा उच्च एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी कोचिंग सेंटर वगैरह है या ITI है या अन्य जो भी शिक्षा से संबंधित सेंटर है वो भी गोरखपुर में स्थापित होने चाहिए। और वो गांव के अगर ग्रामीण चाहे तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि NPCIL ने जब ये ज़मीन रिक्वायरमेंट में आई थी उस टाइम पे NPCIL ने ये प्राथमिकता दी थी कि हमारे लिए पैसा एक चिल्लर है, गांव वाले लगवाने का मादा रखते हो। तो अभी जैसे बेरोजगारी भी गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? नहीं, बेरोजगारी तो NPCIL प्लांट लगने के बाद में कुछ कम हुई है। यहाँ अपने 2 से 2.5 हज़ार मजदूर वर्ग के लोग इसमें जाओ भी है प्लांट के अंदर, तो बेरोजगारी के बारे में तो मैं इतना नहीं कह सकता कि ज़्यादा बढ़ी है।
क्योंकि ये एक गंभीर समस्या वैसे बेरोजगारी की होती है। वो बच्चों पर भी निर्भर करता है कि वो अपने स्वरोजगार अपनाएं। सरकारी नौकरियों में वो अगर कंपटीशन में ना आते हैं तो स्वरोजगार भी वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे चोरी की वारदात लगातार गांव में घटती आ रही है, आपने भी काफी बार देखा है, तो उस पर कैसे लगाम लगा सकते हैं ग्रामीण आपके अनुसार? ये उसी समस्या से जुड़ी हुई समस्या है जो नशे की समस्या है। नशे की समस्या बढ़ने से ही चोरी की समस्याएं बढ़ती है, क्योंकि इस प्रकार के नशों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने चोरी करनी पड़ती है। अगर नशा कम होगा तो चोरी अपने आप बंद हो जाएगी। अगर हम बच्चों को शिक्षित करेंगे तो वो उस दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, वो एक शिक्षा को ही कंपटीशन मानेंगे और शिक्षा में ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे आप, अंतिम अपील? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि सत्य ग्राउंड रिपोर्ट जो भी भाई चैनल को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह ये आपका चैनल चलता रहे। तो मास्टर जी, काफ़ी उम्मीदवारों के पास मैं गया हूँ, वो इंटरव्यू देने के लिए मना कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? ये तो सुमित भाई ऐसी बात है कि कैंडिडेट चुनाव के लिए तो मैदान में आ गए, परंतु वो कैंडिडेट बनने के योग्य नहीं है। जो माइक के सामने नहीं आ सकते, जो एक चैनल के सामने नहीं आ सकते, तो उनसे विकास की आस नहीं करनी चाहिए। वो ग्रामीणों ने देखना चाहिए कि भाई जो आज माइक के सामने नहीं आ रहा तो वो विकास कैसे करवाएगा। तो उन्होंने माइक के सामने आना चाहिए, ग्रामीणों को ये दिखाना चाहिए कि भाई मैं कैंडिडेट हूँ और मैं ये मादा रखता हूँ कि मैं विकास कराऊंगा। और फिर ग्रामीणों ने देखना है कि भाई इनमें बढ़िया कैंडिडेट कौन है, समझदार कैंडिडेट कौन है, पढ़ा लिखा कौन है और विकास कराने का तजुर्बा किस कैंडिडेट के पास है। क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं, देखो मैं किसी कैंडिडेट के ऊपर बात नहीं कर रहा, कई भाई कैंडिडेट ऐसे हैं कि उन्होंने सरपंची नाम से मतलब है, वो आगे कुछ भी जान नहीं रहे कि वे सरपंची के क्या कार्य होते हैं, उनको कैसे कार्य करवाने होते हैं, किसके साथ मिलकर वो कार्य करेंगे। तो इसमें कोई गांव से 2 या 3 कैंडिडेट ही ऐसे हो सकते हैं कि जो ये मादा रखते हैं कि वे वो विकास करवा सकते हैं। तो मास्टर जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है, इनके बारे में भी उम्मीदवारों को सोचना चाहिए और चैनल के माध्यम से अपनी घोषणाएं करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को पता चल सके कि कौन कितना विकास करवा सकता है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल सही बात है, ये ग्रामीणों को सोचना चाहिए और एक बढ़िया कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए ताकि गांव के अंदर विकास हो सके। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम इसी प्रकार आपको सत्य दिखाते रहेंगे।